हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टूडोजर। गाइस, लास्ट वीडियो के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोग ना रिफ्लेक्शन ख़त्म किया था और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूँगा। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग एक डिफिनेशन अगर देखें, जो लास्ट डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, वो क्या पढ़े थे कि अगर मान लो ये एक इंटरफेस है जिसको इस साइड एक सरफेस को, इस इंटरफेस के एक सरफेस को हम लोग क्या किए थे, सिल्वर्ड कर दिए थे। तो रे ऑफ लाइट जो आ रहा था, ठीक है, रुको, मान लो ये इंटरफेस है, ठीक है, सेपरेटिंग टू मीडियम। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, ठीक है। अब मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही थी नॉर्मल, तो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रहे थे कुछ। तो मैं बोला था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, अ पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। मतलब इस जो टोटल लाइट है उसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसको बोलते थे रिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे इसको? रिफ्लेक्शन। बट कुछ पार्ट अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ पार्ट क्या हो गया होगा, दूसरे मीडियम में चला गया होगा। सो दिस पार्ट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में देखो एक्चुअली क्या हुआ, रिफ्लेक्शन में तो हुआ कि जितने एंगल से इंसिडेंस किया था उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चला गया कुछ पार्ट रे ऑफ लाइट, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है दूसरे मीडियम में जो गया वो बेंड करते हुए रे ऑफ लाइट चला गया। मतलब कुछ पार्ट, मतलब मान लो लाइट का, अगर मैं समझाने की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ऐसा समझना मत कि लाइट कोई नंबर्स होता है, मैं एक नंबर से समझाना चाह रहा हूँ। मान लो 10 रेज ऑफ लाइट आई, मान लो 10 क्वांटिटी, ऐसा समझो कि 10 क्वांटिटी रे ऑफ लाइट आई, जिसमें से मान लो 3 क्वांटिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो कितना बचा? 7, यानी 7 रिफ्रैक्ट हुआ है, 7 दूसरे मीडियम में चला गया है ना। ये समझाना चाह रहा था। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि नंबर ऑफ लाइट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। ये समझाना चाहता था कि कुछ उसका पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन हो गया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ध्यान दो कि जो इंसिडेंट रे था उसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंडिंग हो गया। देखो रे ऑफ लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया, है ना। तो इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग डिफिनेशन इसका लिखे, अगर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ? द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium, this phenomenon is called refraction. Or you can say when ray of light falls on interface, separating टू मीडियम, ठीक है, a part of light reflect back into the same medium is reflection, and a part of light refracted, a part of light goes, you can say goes into second medium with bending of light ray, this phenomena is called refraction. और यू कैन से सिंपल डिफिनेशन, अगर बुकिश डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे गौर करना है कि सर इस मीडियम से इस मीडियम में आने के टाइम पे रिफ्रैक्शन क्यों होता है और बेंडिंग क्यों होता है ना। अगर इस मीडियम से इस मीडियम में आने के लिए रिफ्रैक्शन क्यों होता है और बेंडिंग क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है?
वो समझना है हम लोग को। उसका रीज़न ये है कि इस मीडियम में जो स्पीड था और इस मीडियम में जो लाइट का स्पीड था दोनों डिफरेंट था। अगर मान लो ये मीडियम रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है तो इसमें स्पीड कम है और इसमें स्पीड ज़्यादा है। अब रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, अभी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो ये चीज़ें आप इसको डिफिनेशन को लिख लो। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि रे ऑफ लाइट बेंड क्यों हुआ तो क्या लिखोगे, लिखना क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग of light is because of change in a speed of light, the bending of light is because of change in a speed of light। मतलब इसमें जो स्पीड है उसमें जो स्पीड है दोनों में स्पीड अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज v1 एंड दिस मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इज v2। ओके, अब बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट तो c होता है सर। हाँ सर होता है, और c कहाँ होता है जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं, बट यहाँ सॉरी सी ऑफ जो होता था स्पीड ऑफ लाइट वो कौन सा मीडियम में होता है, वैक्यूम की जब बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये नहीं बताएगा कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में वैक्यूम कौन सा है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे सी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं बेसिकली ज़्यादा। तो समझ में आया, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अरे यार द चेंज क्या बोला, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। हो गया ये, आ जाओ। स्पीड ऑफ लाइट चेंज कैसे करता है मैं दिखाता हूँ। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट की बात किया जाए, दैट इज स्पीड ऑफ, अगर लाइट की बात किया जाए दैट इज रिप्रेजेंटेड एज c एंड इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग याद कर लेते हैं ना, याद होता है, बट ये कैसे आया तो अगर इसको देखा जाए, दिस इज बेसिकली 1/√/, परमिटिविटी इंटू परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी। इस दोनों का अगर वैल्यू रखोगे और निकालोगे तो c का वैल्यू ये आ जाएगा। इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो निकल जाएगा, है ना। तो ये होता था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किस में होता था, इन वैक्यूम। ओके, आ जाओ। अभी मान लेते ये मीडियम वैक्यूम नहीं है, ये मीडियम मान लेता हूँ कि ये मीडियम वैक्यूम नहीं है। तो मान लेता हूँ कोई मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा। लेट इट बी स्पीड ऑफ लाइट, इसको यहाँ पे मान लेता हूँ, जो मान लो v1 मान लेता हूँ। ओके, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1/, ये परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी किसका है, वैक्यूम का है। तो यहाँ पे अगर मीडियम कुछ और है तो यहाँ पे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी कुछ और होगा। इट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो मीडियम यहाँ पे कुछ और है, तो मान लो क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ होगा μr, ठीक है, और ER। इसको लिख सकता है क्या, μr और ER को हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ, μ0 E1, ठीक है, μ0 E1 μ1। इस मीडियम का मान लेते हैं कि ये है। ओके, और इस एप्सिलॉन नॉट भी इसी तरीके से, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन E1 इस तरीके से। अब देखो यहाँ से कि अगर इसको हम लोग अलग अलग करें तो क्या लिखेंगे, √/μ0 इंटू E0, μ0 इंटू E0 √/μ1 इंटू E1, है ना। तो इसका वैल्यू बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c। तो हम लोग लिख सकते हैं c/√/μ1
√μ1 इंटू E1। अब इसका कुछ मान लो वैल्यू आने वाला है, इसका कुछ वैल्यू आने वाला है और उस वैल्यू को मान लेता हूँ N1 से लिख देता हूँ, क्या से, तो लिख दिया C/N1। ठीक है, μ1 E1 का जो कुछ वैल्यू आने वाला है, अगर μ1 और E1 का अगर कुछ वैल्यू तुम मुझे रखोगे, डेट इज C/N1, है ना। तो ये लिख दिया, ओके। आ जाओ, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे C/N1। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो गया कि V1 इज इक्वल टू C/N1, है ना। V1 इज इक्वल टू C/N1, मतलब इसका इस मीडियम का कुछ वैल्यू आएगा, डेट इज इसका कुछ वैल्यू आएगा और उसको मैं N1 से रिप्रेजेंट किया हूँ, मतलब V1 जो वेलोसिटी होगा इस मीडियम को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से डिवाइड होगा कुछ वैल्यू से, इसका मीडियम का स्पीड जो होगा डिक्रीज कर जाएगा इतने फैक्टर से, है ना। तो इसी तरीके से अगर V2 अगर बस स्पीड में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, C/N2, है ना। C/N2 हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ओके। अब देखो हम बोले थे कि स्पीड चेंज होता है, यहाँ पे देखो V1, इसमें V1 स्पीड है, इसमें V2 स्पीड है। देखो इसमें N1 फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, इसमें N2 फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। अब N1 N2 जिसमें ज़्यादा होगा, N1 का वैल्यू जिसका ज़्यादा, अगर N2 का मान लो वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। N1 का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कम हो जाएगा। अब कौन ज़्यादा है कौन कम है उसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं, देखो इससे अगर ये मान लेता हूँ फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, ओके, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू वाट, N2/N1, ये लिख सकते हैं क्या, V1/V2 इज इक्वल टू V2/N2/N1, दैट इज क्वेश्चन 3, ओके। ये लिखा जा सकता है ना। आ जाओ, बोले थे स्पीड डिक्रीज करेगा, कैसे समझ में आया कि स्पीड C था जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, बट N1 फैक्टर से डिवाइड हो रहा है इसलिए हो गया स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, कुछ जो होगा इसका N1 का वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग के पूछा जाए कि व्हाट इज दिस N1, तो अगर N1 इज इक्वल टू लिखा जाए, N1 इज इक्वल टू C/V1, एक्चुअली C/V1 इज इक्वल C/V1 इक्वल टू लिखा जा सकता है, इसका मतलब कुछ होगा। दिस इज बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो दिस रेशियो विल गिव ए कांस्टेंट नंबर एंड दैट कांस्टेंट नंबर रिप्रेजेंट्स the refractive index of that medium, okay. C is basically speed of light in vacuum and V1 is the speed of light in medium 1. So C/V1 represents a constant value and that is the refractive index of medium 1. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/V1 is basically refractive index, क्या लिख सकते हैं, refractive index। C/V1 इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कौन सा, 1, और N2 इज वाट एयर, C/V2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। समझ में आया। अब यहाँ से मतलब समझ में आ गया होगा आपको दो चीज़ें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली द रेशियो ऑफ a speed of light in vacuum and a speed of light in that medium in which you are calculating the refractive index, है ना। यानी कि अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ओके, कर दोगे तो जो रेशियो आएगा दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आया, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, अब समझो। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, उसको समझो। आप इसको डिफिनेशन को लिख सकते हो, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे आप लोग बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं हम लोग क्या, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, the ratio of speed of light in vacuum, the ratio of speed of light in vacuum to a speed of light, the ratio of speed of light in vacuum to a speed of light in a medium। ठीक है,
तो जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। एंड बेसिकली हेयर इट इज n1 को हम लोग मान लेते हैं, दिस इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/v1, है ना, c/v1। v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ओके, तो समझ में आपको आ रहा है, समझ में आया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट हम लोग को समझे। चलो, और भी मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बाद में बात करता हूँ, बट बिफोर डैट मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाया तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ है वो मैं पढ़ लेता हूँ पहले, है ना। चलो आओ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, अगर बात किया जाए कि देखिए सर, इसमें जो रे ऑफ लाइट आया, तो रे ऑफ लाइट के पास क्या क्या है, v1 स्पीड है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मान लो f है, एंड मान दो दिस इज λ1। ओके, अब इसमें जो होगा क्या होगा, वेलोसिटी तो v2 है, फ्रीक्वेंसी देखो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का हमेशा कांस्टेंट रहता है वेदर यू आर चेंजिंग मीडियम। मतलब अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, बट उसके में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ चेंज उसका किस में होने वाला है, वेलोसिटी में होने वाला है और वेवलेंथ में होने वाला है। इसका क्या हो गया, λ2। इसको दिखा सकते हो, देखो कैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में, v इज इक्वल टू एफ लेमडा पढ़े थे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इट मीन्स v1 इज इक्वल टू एफ λ1, फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, एंड v2 इज इक्वल टू एफ λ2। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2 लिख सकते हैं क्या, v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2। ओके, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ से हम लोग लिख चुके हैं v1/v2 इज इक्वल टू n2/n1, v1/v2 इज इक्वल टू n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2। तो इस रिलेशन पे भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आ सकता है, या n2/n1 को यहाँ पे μ2/μ1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि μ1 और μ2 और μ1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही डिनोट किया जाता है ना। ओके, तो इस तरीके से हम लोग भी डिनोट कर सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस हो सकता है, पूछ सकते हैं, बट जेई लेवल और ये 12th लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछा, ये बोर्ड ये क्लास 9th लेवल में पूछा जाता है ना, मतलब क्लास 10th में। चलो जी, तो ये था अपना रिफ्रैक्शन, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक स्टार मार्कर पॉइंट लिखेंगे क्या, लिख लेते हैं। स्टार मार्कर पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, स्टार मार्कर पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे when light travels from one medium to another medium, क्या लिखेंगे, when light travels from one medium to another medium, when light travels from one medium to another medium, the speed या कह सकते हो velocity, the velocity and wavelength, velocity and wavelength of light change, but there is no change in frequency of light। ओके, मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो गया, उसका स्पीड चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, बट देयर इज़ नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब लाइट का फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। चलो, अब हम लोग पढ़ लेते हैं फाइनली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अब हम लोग फाइनली क्या पढ़ लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो जी, अब हम लोग पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन
ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन ए सेम प्लेन, दैट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस और यू कैन प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence and the normal at the point of the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence lies in same plane, that is plane of incidence or plane of रिफ्रैक्शन। ओके, मतलब क्या पढ़े, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन ए सेम प्लेन, दैट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सारे एक प्लेन में लाई कर रहा है। और कौन सा प्लेन में लाई कर रहा है, देखो कौन सा प्लेन में लाई कर रहा है, एट द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, एक ही प्लेन में है ना, अलग अलग प्लेन में नहीं है। ओके, तो ये था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये समझते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, आइए समझते हैं। सेकेंड लॉ देखो क्या कहता है, डेट इज ऑल्सो नेम एज स्नेल्स लॉ। क्या, स्नेल्स लॉ। डेट इज सेकेंड लॉ, डेट इज स्नेल्स लॉ, है ना, डेट इज स्नेल्स लॉ। अब क्या कहता है, देखो स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, इस मीडियम का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब स्नेल्स लॉ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, the product of sine of incident angle and refractive index of that medium is constant, है ना। क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज कांस्टेंट। मतलब अगर मीडियम फर्स्ट की मैं बात करूं तो इंसिडेंट एंगल कितना है, आई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ साइन आई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम दैट इज n1, ओके, इज कांस्टेंट। मीन्स अगर मीडियम 2 की मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितना है, आर, डेट इज साइन आर इंटू n2 इज कांस्टेंट। सेकेंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन राइट हेयर साइन आई अपॉन साइन आर इज n2 अपॉन n1, साइन आई अपॉन साइन आर इज n2 अपॉन n1। यहाँ पे n2 अपॉन n1, n2 किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n1 किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, हिंदी में बोलो तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, है ना। हेयर हमेशा ध्यान रखना, साइन आई अपॉन साइन आर जो लिखते हैं,
साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1 और यू कैन से μ2 अपॉन μ1। ओके, चलो जी। हाँ, तो क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिखेंगे हम लोग, N2 अपॉन N1। ओके, N2 इज व्हाट, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। बट मीडियम 2 और मीडियम 1 कैसे डिसाइड करेंगे हम, है ना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखो कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, N2 is the refractive index, N2 is refractive index, N2 is refractive index of that medium, N2 is refractive index of that medium in which light is going, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जा रही है, इसमें से तो आ रही है। N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज कमिंग, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग। तो यार हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें लाइट जा रही है। समझ में आ रहा है, नीचे वाला चीज़ आ रहा है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज going and N1 is the refractive index of that medium from which light is coming, है ना। तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ, that is law of refraction। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलो यहाँ से तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, फिर मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना। चलो जी, देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और फिर इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ठीक है, वीडियो कितने मिनट्स की हो रही है, वीडियो अभी ऑलमोस्ट 27 मिनट्स हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी और भी 20 मिनट पढ़ सकते हैं, है ना। चलो आ जाओ, देखो लिखते हैं क्या, किस पे बात करने वाले हैं हम लोग अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया, डैट इज N1 से N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं N से रिप्रेजेंट हमेशा करूँगा, डैट इज भाई मैं N लिख दिया हूँ, ठीक है। म्यू से भी कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखे, N इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे अभी तक, N इज बेसिकली लिखे हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, C बाई V। C इज व्हाट, अ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, and V is what, a speed of light in medium। अब वो मीडियम क्या है वो डिसाइड करेगा कि किस मीडियम के हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ओके, आ जाओ, देखो हम लोग दो तरह के मीडियम की बात करते हैं, है ना। बोलते ये अगर इंटरफेस है, दिस इज व्हाट, इंटरफेस किसको लिखते हैं, द मीडियम, इंटरफेस इज ए बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, ठीक है। इंटरफेस इज ए बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ओके, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, है ना। तो क्या है कि बोलते हैं किसको, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, है ना। N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिटन एज अ स्पीड ऑफ लाइट एंड अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशियो को। ये मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया, इंटरफेस है, ठीक है। आ जाओ, अब ये मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है या कम है, ये कौन सा डिसाइड करने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है, डेट इज N का जो वैल्यू है, अगर N का वैल्यू ज़्यादा है
अगर n का वैल्यू ज़्यादा है मतलब रिफ्रैक्ट उसमें अगर n का वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या होने वाला है उस मीडियम में, कम होने वाला है, लेस होने वाला है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग स्टार मार्कर पॉइंट, क्या लिख सकते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यू कैन इफ द वैल्यू ऑफ n is greater, if the value of n is more, a speed of light is less, if the value of n is more, a speed of light is less, and vice versa, मतलब क्या हुआ कि अगर उस मीडियम का स्पीड, अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, है ना। देख सकते हो बेसिकली c बाई वी, एन इजकल टू सी बाई वी, अगर v मैं इसको ली तो v इजकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, c बाई एन। अगर n का वैल्यू ज़्यादा तो v कम, n का वैल्यू कम तो v ज़्यादा, समझ सकता है इससे। ओके जी, अब यहाँ पे जिसमें लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उस मीडियम को क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा दैट इज डेंसर मीडियम। दिस इज रेयरर एंड डेंसर बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, दिस इज नॉट ए एब्सोल्यूट टर्म्स। ओके, यहाँ पे दो टर्म मैं लिख रहा हूँ, समझो इस चीज़ को। रेयरर, ठीक है, रेयरर मीडियम, एंड अदर इज डेंसर मीडियम, है ना। बोथ दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। कैसा टर्म है ये, दोनों टर्म कैसा है, रिलेटिव टर्म है। बोथ दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव टर्म, है ना। रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, बोथ दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव टर्म, एक दूसरे से रिलेशन रखता है। दोनों कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझते हो क्या होता है, मतलब क्या हुआ कि अगर बोल दे कि भाई आपके पास दो, मैं मीडियम से ही समझाता हूँ कि एक मिल्क है और एक मिल्क है और एक एयर है। अब इस दोनों मीडियम को बोला जाए कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, तो कैसे समझेंगे इसको। अब अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी बोल देगा कि हाँ भाई मिल्क जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर जो है रेयरर मीडियम है। वो कैसे बोलेंगे, केमिस्ट्री में लोग पढ़े होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पढ़े थे। दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कुछ स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ऐसे मीडियम जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम है वो मीडियम डेंसर होगा, और ऐसे मीडियम जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, है ना। मतलब आपको अगर आपको वैल्यू नहीं पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि कोई मीडियम रेयरर है और या कोई मीडियम डेंसर है। तो सिंपल सा चीज़ है, कैसे डिसाइड करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को देखेंगे। कैसे देखेंगे, अब मान लो वाटर और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्लास इज ए सॉलिड, अब ग्लास सॉलिड है तो सॉलिड में तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एकदम चिपके हुए होते हैं, तो वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बेसिकली क्या है, बहुत ही कम है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, इसका मतलब कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। और वाटर कैसा हो गया, रेयरर मीडियम। बट अगर मैं बात करूँ एयर और वाटर की, अगर एयर और वाटर की बात करें तो एयर में देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है, बट वाटर में कुछ कम है। तो यहाँ पे डेंसर कौन हो गया, वाटर हो गया, और ये एयर हो गया रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे देखो कि अभी जो कुछ देर पहले वाटर जो था वो डेंसर मीडियम था, अभी कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम। वो किसके कंपेरिजन में रेयरर, अभी कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम होगा। वो किसके कंपेरिजन में हो गया, क्योंकि एयर के कंपेरिजन में वाटर तो डेंसर है, बट ग्लास के कंपेरिजन में वाटर कैसा है, रेयरर मीडियम है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम बोथ दिस टू टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब एक दो के बीच में हम बता सकते हैं कि कौन सा, दो मीडियम के बीच में ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ग्लास इज ए डेंसर मीडियम। I cannot say glass is a denser medium because when there is a possible medium whose refractive index is greater than the refractive index of glass, then we cannot say that glass is a denser medium.
You can say glass is a denser medium in comparison to a medium in which the refractive index, the value of refractive index is less than the refractive index of glass. ओके, तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो मीडियम रेयरर है, ग्लास रेयरर है, ठीक है, नहीं तो उसको हम लोग डेंसर बोलेंगे। है समझ में आ रहा है? जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? आ जाइए जी। आप देखो ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम आपको समझ में आ गया। बोथ दिस टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब हम लोग किसी एक को नहीं बोल सकते हैं कि कोई रेयरर है या कोई डेंसर है। अब डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका डिफिनेशन? सो देखो, डेंसर मीडियम बोलने के लिए क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट लेस देन मीडियम, the speed of light less than the medium by which you are comparing. You are comparing, आप कौन से मीडियम से कंपेयर कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा कि ये डेंसर है। अगर जिस मीडियम से आप कंपेयर कर रहे हो उसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट लेस है इस मीडियम में, तभी कह सकते हो कि डेंसर मीडियम है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट लेस देन द मीडियम बाय विच यू आर कंपेयरिंग, ठीक है। और ये रेयर मीडियम को क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम को क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन मीडियम बाय विच यू आर कंपेयरिंग, है ना। अब यहाँ से आप डिसाइड करो कौन सा मीडियम स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन मीडियम बाय विच यू आर कंपेयरिंग, ठीक है ना। कौन से मीडियम से कंपेयर कर रहे हो, अगर उस मीडियम से ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है तब उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। समझ में आएगा रेयरर मीडियम किसको बोलेंगे? और सिंपली अगर आपको दो मीडियम दे दिया जाए, बोला जैसे बताओ एयर और ग्लास में कौन सा डेंसर है, आपको कोई तो वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो उसको भी मैं लिखवा देता हूँ स्टार मार्कर पॉइंट, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे तो बोल दूंगा बट आप लोग लिख नहीं पाओगे, और नहीं लिख पाओगे तो अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कोई, तो आपको बताने में दिक्कत हो सकता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, है ना। चलो जी, क्या है, क्या लिखना है? क्या लिखना है? इफ द intermolecular space between particle is less than if the intermolecular space between the particle is less than the medium by which you are comparing, the intermolecular space between the particle is less than the medium by which you are comparing, ठीक है, then it is denser। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है तो कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होगा। अदरवाइज डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, दूसरा डिफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? अदरवाइज रेयरर मीडियम, है ना। अदरवाइज रेयरर मीडियम, समझ में आ गया होगा। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम हम लोग किसको कहते हैं, है ना। चलो जी, अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, है ना। बट बिफोर डैट एक सिंपल सा चीज़ मैं बता दूं आपको, कुछ कंपेयर करने का। देखो मैं बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस टाइप का, ठीक है। लो, दो दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है ये एयर वाटर, ठीक है। बताना है इसमें डेंसर कौन है, विच वन इज डेंसर। यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, विच वन इज डेंसर, है ना, एयर वाटर। सेकेंड में लिख देता हूँ वाटर एंड ग्लास। थर्ड में लिख देता हूँ वाटर एंड मिल्क। फोर्थ वन इज एयर एंड ग्लास।
फिफ्थ वन इज ग्लास एंड मिल्क, एंड सिक्स्थ वन इज मिल्क एंड एयर। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है, आपको टिक करना है कि कौन सा मीडियम डेंसर है। तो अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में देखा जाए तो फर्स्ट में कौन सा मीडियम है, एयर है और वाटर है, एयर है और वाटर है। तो एयर में कौन सा मीडियम डेंसर है, आपको तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वैल्यू नहीं दिया तो किससे डिटरमाइन करेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब देखो एयर का इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है या वाटर का होता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस हर हमेशा किस गैस से ज़्यादा किसका होगा, लिक्विड का होगा। तो लिक्विड का इसका मतलब ज़्यादा होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, सॉरी इसमें ज़्यादा होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसमें कम होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कम जिसका होता है वो डेंसर होता है। दिस वन इज डेंसर मीडियम। अब यहाँ होगा वाटर एंड ग्लास, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। सो दिस इज ए डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे मिल्क है, दोनों में आप कहेगा सर यहाँ पे तो दोनों लिक्विड है, तो कंपेयर करना है कि लिक्विड और मिल्क में कौन सा डेंसर हो सकता है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें बहुत कम होगा वाटर के कंपेरिजन में, तो डेंसर ये हो गया। एयर एंड ग्लास, एयर और ग्लास में तो सिंपल सा ये गैस है और ये सॉलिड है, तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा, तो ग्लास डेंसर हो गया। ग्लास एंड मिल्क, ग्लास और मिल्क में ये लिक्विड और ये सॉलिड है, तो ये हो गया। मिल्क एंड एयर, तो इसमें ये मिल्क हो गया। तो इस तरीक़ा से आंसर है। अगर सिंपल सा अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस का एक मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसका होगा, एयर का होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना, एयर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड का होगा, और यू कैन से यहाँ पे गैस, और फिर होगा सॉलिड का। सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का होगा, है ना। तो ये ऑर्डर को आपको फॉलो करके इसका क्वेश्चंस अगर होगा तो आपको करना है, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस और पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना, वो छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ऐसा कोई जेईई और मेंस में और नीट में ऐसा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन मेंस में और फिर नीट में बन सकता है, वो सिर्फ क्वेश्चन यही हो सकता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हाट विल चेंज, वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है ना। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन व्हाट इज a speed of light, a speed of light in, what is the speed of light in what, water, what is the speed of light in water, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा वाटर में, यहाँ पे दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू ऑफ वाटर। म्यू ऑफ वाटर कितना होता है बताओ, म्यू ऑफ वाटर कितना होता है, याद है कुछ, नहीं याद है। म्यू ऑफ वाटर जो होता है 4/3, ओके। और म्यू ऑफ ग्लास कितना होता है 3/2, ओके। तो ये चीज़ याद करके आपको रखना है। आप पहले बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जल्दी से करके दिखाओ आप लोग क्या होगा सर। ओके तो खो गया, देखो इधर तो मैं करता हूँ। हाँ आप देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज भी। अब देखो ये तो पता है कि 4/3 है। अब ये देखो C/V, तो यहाँ से भी हमको निकालना है, दैट इज 3/4 इंटू वाट, 8 × 10 to the power 8 × 10 to the power 3 × 10 to the power, no sorry, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 9/4
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड दिस वन इज 4 2 जा 8, ओके, एंड 5 4 जा 21, 2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा। इसी तरीक़े से और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो बोल देगा 2 मीडियम ले लेगा, ले लेगा कि मान लो एक वैक्यूम का स्पीड तो आपको मालूम ही रहता है, एक मीडियम कोई और दे देगा, बोलेगा इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, है ना। तो इससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मुझे लगता है इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बहुत सारी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पे क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं जाऊँगा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करूँगा एंड देन आफ्टर दैट मैं बात करूँगा एपरेंट डेप्थ वगैरह का, है ना। तो आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सो कीप स्टडिंग फ्रॉम माय लेक्चर एंड कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। टाटा एंड बाय बाय।